ओम श्री गणेशाय नमः। नागलोक में आपका स्वागत है। नागों की देवी मनसा देवी को हमारा प्रणाम है। नमस्कार दोस्तों, नित्रा नारायणी विष्णु प्रदा के 10th एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने ये जाना कि नित्रा नारायणी विष्णु प्रदा जब मानव रूप में अपनी कथा लिखती जाएगी, वैसे ही उसे अपने जन्म का उद्देश्य स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। चलिए अब आगे कथा की शुरुआत करते हैं। जब भोलेनाथ ने ब्रह्मदेव से कहा कि जो जो ये कन्या अपनी इस कथा को लिखेगी, वैसे ही उसे अपने जन्म का उद्देश्य स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। मैं आपकी बात समझ गया भोलेनाथ, ब्रह्मदेव ने उत्तर दिया। नागलोक के सारांश लोक के महाराज कंदर्प बाहु को नाग कन्या रत्न प्राप्त होगा, तब ये पुष्प नाग कन्या के रूप में अवतरित होगी। इतना कहकर भोलेनाथ ने विष्णु भगवान और ब्रह्मदेव की ओर देखकर कहा, आइए इस पुष्प को अपना आशीर्वाद देते हैं। फिर त्रिदेव ने अपने अपने सीधे हाथ को उठाया, जिसमें से प्रकाश निकलकर एक होकर उस पुष्प पर पड़ने लगा। इस प्रकार प्रकाश पड़ने से पुष्प सूर्य की भांति चमकने लगा। उसकी इतनी तेज रोशनी थी कि आंखें देख भी नहीं सकती थी। ब्रह्मदेव की बातें सुनकर देवगुरु ने प्रश्न किया, हे ब्रह्मदेव, आपके मुख से उस देवीय पुष्प की उत्पत्ति सुनकर हम देवतागण धन्य हो गए हैं। हे ब्रह्मदेव, अब आप हमें उस देवीय पुष्प की आगे की जन्म कथा के बारे में बताइए और उनका जन्म नागलोक में किस प्रकार हुआ। देव बृहस्पति और देवताओं ने ब्रह्मदेव से कथा सुनाने का आग्रह किया। तब ब्रह्मदेव ने देवताओं से कहा, हे देवताओं और देवगुरु बृहस्पति, आप सभी धन्य हैं जो इस कथा को सुनने जा रहे हैं। आपके इस प्रकार कथा सुनने से मानव कल्याण होगा। तब ब्रह्मदेव ने कथा प्रारंभ की। उस देवीय पुष्प की उत्पत्ति तो आप सबने जान ली है। उसके बाद उनका प्रथम जन्म नागलोक में हुआ। चलिए अब नागलोक चलते हैं, वहाँ जानते हैं कि वहाँ की लीला कैसी है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ किस तरह के प्राणी रहते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं। नागलोक पाताल लोक और पृथ्वी लोक के मध्य स्थित है। नागलोक में कई नाग राजाओं का आधिपत्य है। नागलोक के अनंत शक्तिशाली राजा जो शेषनाग हुए, राजा वासुकी जो शिव के गले का हार हुए, राजा तक्षक जो नागलोक के भावी राजा बने। नागलोक के 10 दिशाओं में अलग अलग राजा हुए। सारांश लोक दक्षिण में, जिसके राजा कंदर्प बाहु हुए। पूर्व में निरांक लोक, जिसके राजा प्रणबाहु हुए। पश्चिम में सोंगार लोक, जिसके राजा शिवांक बाहु हुए। उत्तर में कृणांक बाहु हुए। उत्तर पूर्व में मृकटु बाहु राजा हुए। दक्षिण पश्चिम में लणाक बाहु राजा हुए। दक्षिण पूर्व में राजा कणाक बाहु हुए। उत्तर पश्चिम में राजा नृग्रांग बाहु हुए। गगन दिशा में जहाँ इन सभी दिशाओं का आकाश में मध्य बिंदु होता है, वहाँ के राजा श्रेयांक बाहु हुए। और इन सभी दिशाओं का नागलोक में मध्य बिंदु होता है, जहाँ के राजा श्रीधर हैं। नागलोक में मृत्यु कभी नहीं होती। एक निश्चित समय आने पर ये पृथ्वी लोक में आते हैं। ये मानव लोक में मनुष्य के रूप में जन्म लेते रहते हैं तथा साधारण मनुष्य का जीवन जीकर मृत्यु को प्राप्त हो अपने लोक वापस चले जाते हैं। उन्हें अपना नागलोक याद नहीं रहता है। और कुछ नाग जो नागलोक में एक निश्चित जीवन जीकर वे अपना शरीर त्याग कर मृत्यु लोक में आते हैं और शिवलिंग को धारण करते हैं, और शिवलिंग को धारण करने वाला नाग देवता बन जाता है। अर्थात जो भी नागलोक में अपना जीवन जितने समय तक जीना चाहता है, उसके बाद वो वहाँ पे अपना शरीर छोड़कर
पृथ्वीलोक पर आकर नाग के रूप में किसी शिवलिंग को धारण करता है वो देवता बनता है। और जो नाग, कुछ नाग पृथ्वीलोक में जीवन यापन करने भी आते हैं, लेकिन उन्हें अपना नागलोक याद नहीं रहता। वो साधारण जीवन जी करके मृत्यु को प्राप्त कर वापस नागलोक चले जाते हैं। उसे मनुष्य द्वारा, जो नाग शिवलिंग धारण करता है उसे मनुष्य द्वारा पूजा जाता है। नागलोक में नाग का संपूर्ण शरीर नाग का भी हो सकता है और आधा शरीर मानव का। धड़ से नीचे पूंछ हो सकती है। नाग एक फन से लेकर असंख्य फनों वाले हो सकते हैं। ये सभी मणि धारण करते हैं जो इन्हें जन्म से ही प्राप्त होती है, किंतु इनकी शक्ति ये तप करके प्राप्त करते हैं। मणि तो मिल जाती है जन्म से, लेकिन उसकी शक्ति प्राप्त करने के लिए इन्हें तप करना होता है। नागलोक में हर एक दंपत्ति यानी नाग दंपत्ति को 2 नागरत्न और 1 नागकन्या होती है, यानी 2 नागपुरुष होंगे और 1 नागकन्या संतान प्राप्त होती है। परंतु नागलोक में एक भविष्यवाणी बड़ी विख्यात है। जिस भी लोक में नाग दंपत्ति को 2 नागकन्या रत्न प्राप्त होगी, उसका पूरे 10 नागलोक पर वर्चस्व स्थापित होगा। अर्थात जिस तरह से यहाँ पर नियम बताया कि 2 नाग पुरुष और 1 नाग कन्या प्राप्त होगी, लेकिन जिसे 2 नाग पुरुष और 2 नाग कन्या प्राप्त होगी उसका वर्चस्व स्थापित होगा। नागलोक के समय को समझने के लिए मानव लोक और नागलोक की तुलना करना आवश्यक है। समय का अंतर नागलोक में 1 मिनट को 1 स्वांग कहा जाता है। हम 1 मिनट कहते हैं, लेकिन नागलोक में 1 स्वांग कहा जाता है। 5 स्वांग यानी मानव लोक के 5 साल। यदि नागलोक में 5 मिनट यानी कि 5 स्वांग, हमारे मानव लोक में 5 साल बीत जाएंगे। ठीक है, ऐसा इसलिए है देवगुरु क्योंकि नागलोक में नागों का आकार यानी कि साइज हिमालय पर्वत के आकार से लेकर अनंत तक हो सकता है। जितनी हाइट हिमालय की है उससे लेकर के अनंत तक हो सकता है। तभी तो आकार और असीम शक्ति होने के कारण ही हमने शेषनाग को पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण करने के लिए कहा। एक केवल वही थे जो पृथ्वी के भार को संभाल सकते हैं। शेषनाग जो पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किए हुए हैं, जब पृथ्वी को स्थिरता चाहिए थी, वो रुक नहीं रही थी, शांत नहीं हो रही थी, तब ब्रह्मदेव के द्वारा शेषनाग का आह्वान किया गया था कि आप पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण करो, क्योंकि शेषनाग ही सबसे ज़्यादा विकराल रूप धारण कर सकते थे, विशालकाय रूप धारण कर सकते थे। ब्रह्मदेव ने शेषनाग की विशेषता बताते हुए कहा, विशालकाय वृक्ष, निर्मल नदियाँ, सब कुछ पृथ्वी लोक जैसा। जैसा पहले भी मैंने बताया है कि प्रकृति 14 लोकों में निवास करती है, और प्रकृति, विशालकाय वृक्ष, निर्मल नदियाँ, सब कुछ पृथ्वी लोक जैसा, किंतु आकार में बहुत विशाल। जितने आकार के हमारे यहाँ पेड़ पौधे वृक्ष नदियाँ हैं, उससे कई गुना। समय का इतना अंतर होने के कारण ही वहाँ के नागों की उम्र हजारों लाखों वर्ष की होती है। सिंपल सी बात है, जब 5 मिनट नागलोक के और हमारे लोक के 5 साल होते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आकार का भी अंतर होगा और समय का भी और उम्र का भी फर्क होगा। नागों की उम्र हजारों लाखों वर्ष की होती है। नागलोक का प्रत्येक प्राणी शिव शक्ति का भक्त होता है। नागलोक में विवाह का प्रावधान होता है। किसी भी नाग दंपत्ति के तीनों संतानों में से एक नाग और एक नाग कन्या को किसी दूसरे नाग और नाग कन्या से जोड़ी बनाने का प्रावधान होता है। यानी 3 संतानों में से 2 संतान विवाह कर सकती है और दूसरे पुत्र को नागरक्षक की सेना में जाना होता है। जो तीसरा पुत्र है, तीसरी संतान है, उसे नागरक्षक बनना होता है, ये कंपलसरी है।
और दूसरे पुत्र को नागरक्षक की सेना में जाना होता है। यदि कोई नाग कन्या या नागरक्षक बनना चाहता है तो वो बन सकता है, यानी तीनों ही संतान नागरक्षक बन सकती है। लेकिन अगर कोई किसी के घर में तीनों में से कोई नहीं बनना चाहता तो ऐसा नहीं हो सकता। दो नहीं बन सकते, एक को जरूर बनना है और तीनों अपनी इच्छा से बन सकते हैं। नागलोक में विवाह के पश्चात नाग स्त्री अपना गर्भ रोक सकती है। ये एक क्वालिटी है कि नागलोक में जब नाग स्त्री गर्भवती होती है तो वो अपना गर्भ रोक सकती है, लेकिन इसके कुछ नियम हैं। ये एक विशेषता है। विवाह के 5000 वर्ष पूरे करने के बाद संतान उत्पत्ति का प्रावधान है और नाग स्त्री अपने गर्भ को रोककर अपनी इच्छानुसार समय सीमा पर संतान को जन्म दे सकती है। ये बड़ी बात है कि कोई नाग स्त्री अपनी संतान को अपने गर्भ में रोक सकती है और अपनी इच्छानुसार समय देख के उसको जन्म दे सकती है। यह बात सुनकर देवगुरु और देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। हे ब्रह्मदेव, इस प्रकार नाग स्त्री अपनी संतान को अपने गर्भ में रख सकती है, ये तो बहुत अद्भुत है। हाँ देवगुरु, ये सत्य है और अद्भुत भी है। इसी प्रकार नागों की संख्या सीमित रहती है। इंद्रदेव ने भी अपनी बात कही, परंतु यह बात की वह गर्भवती हो गई है, उसे 7 स्वांग यानी 7 मिनट बाद ही पता चल पाता है। और यह इतना आसान नहीं है। उसे 7वें स्वांग और 8वें स्वांग के मध्य में अपने तप से अपने गर्भ में अपनी संतान को रोकना पड़ता है। यानी जब उसे ये ज्ञात होता है कि वो गर्भवती हो गई है, वो 7वें मिनट में होता है। 7 से 8वें मिनट के बीच में उसे अपना गर्भ अपने तप के कारण रोकना होता है। तप के बल पर रोकना होता है। क्या कोई नाग स्त्री अभी तक ऐसा कर पाई है? ब्रह्मदेव, देवगुरु बृहस्पति ने अपना संशय प्रकट किया। ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि क्या ऐसा पहले कभी हुआ है नागलोक में? हाँ देवगुरु बृहस्पति, सारांश लोक के राजा कंदर्प बाहु की दादी, उन्होंने अपनी संतान अपने तप से 1000 वर्ष तक अपने गर्भ में रखी थी। ये बहुत ही अद्भुत बात है और इसे हम आगे जानेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही है कि राजा कंदर्प बाहु की दादी, उन्होंने किस प्रकार अपनी संतान को 1000 वर्षों तक अपने गर्भ में रखा था और वो क्या कारण था। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम।